नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। लखनऊ में 4 मंजिला इमारत क्यों गिरी? क्या भ्रष्टाचार की वजह से या लापरवाही ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का और आज का। जब साल 2010 में इसे गिराने का आदेश दे दिया गया था, तो 2023 तक इस बिल्डिंग में लोग क्यों रह रहे थे? क्या इस आदेश को एलडीए के अधिकारी दबाए बैठे थे? क्या भ्रष्ट तंत्र के खेल का यह असर है? और क्या यूपी में ऐसी इमारतें और भी? लखनऊ में बड़ा हादसा, सपा नेता की मां और पत्नी की मौत। गिर गई 12 फ्लैट वाली 4 मंजिला बिल्डिंग। निश्चित तौर पे बिल्डिंग के भी जांच होनी होंगी, ये कैसे खड़ा रहा और कैसे इस तरीके का घटना हुआ। अस्पताल में जख्मी जिंदगियां, दहशत में आसपास के लोग। माहौल यहाँ का बहुत ही संवेदनशील है और कैसे गिर गई 4 मंजिला इमारत? कमजोर नींव थी या खराब निर्माण? बिल्डिंग हादसे का जिम्मेदार कौन? हम ग्राउंड लेवल तक जा रहे हैं, बेसमेंट तक, और एक एक फ्लोर को हम चेक कर रहे हैं। कहां तक फैला है भ्रष्टाचार का खेल? पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। वीडियो बना रहे, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते, कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते बलवा। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल, यूपी में और कितनी मौत की इमारत? उत्तर मांगे प्रदेश। इस भयावह हादसे में लखनऊ में सपा के प्रवक्ता अब्बास हैदर और उनकी मां बेगम हैदर और पत्नी की मौत की खबर है। उनकी मां और पत्नी की मौत की खबर है। परिजनों ने अब्बास की पत्नी उज़मा के पोस्टमार्टम का विरोध किया है। जी, दोनों के निधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में घायल 14 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं। इधर सपा नेता शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश है। पुलिस ने नवाजिश को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। यह ताजा अपडेट है। और आपको बताएं कि हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी में 3 अधिकारी हैं। अध्यक्षता करेंगी रोशन जैकब, लखनऊ की कमिश्नर हैं, और इसके अलावा इसमें है पीयूष मोडिया, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, और जेके बांगा, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ। ये 3 अधिकारियों की कमेटी है जिसको 1 हफ्ते में इस हादसे के कारणों का पता लगा के अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी है। एक ताजा अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से है। अलाया अपार्टमेंट से जुड़ी बड़ी खबर है। 2010 में इस अपार्टमेंट को गिराने के आदेश जारी हुए थे। 2 अगस्त 2010 को बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिराने के आदेश के बाद 12 साल 5 महीने तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 बार इस बिल्डिंग का नक्शा निरस्त किया गया, फिर भी एलडीए के अधिकारी सोते रहे। अगर तभी इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया होता तो कई जानें बच सकती थी, कई लोगों को घायल होने से बचाया जा सकता था, इस हादसे को होने से रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलडीए के अधिकारी और ये जो भ्रष्ट तंत्र है पूरा, ये इसके पीछे जिम्मेदार। आप कल्पना करिए कि 2010 के साल में जिस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया गया हो, वो 2023 की जनवरी में खुद गिर जाती। क्या वजह है कि ऐसा भ्रष्ट तंत्र लगातार जीवित है उत्तर प्रदेश में? कैसे यह खत्म होगा? इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र रतीश त्रिवेदी, क्षमा करिए, जो कि मौके से लगातार आपको रिपोर्ट करते रहे जब से यह हादसा हुआ। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और केपी सिंह साहब हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। एक बार हम पहले रतीश के पास जाएं, उससे पहले आपको एक ताज़ा अपडेट दे दें। जांच टीम गठित कर दी गई है, लेकिन दूसरी ओर सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं सही से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया, रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। यह आरोप है अब्बास हैदर का।
अधिकारी सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश करते रहे, वीडियो बनाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, ट्वीट करने के लिए और बाइट्स देते रहे। रेस्क्यू के नाम पे तमाशा हुआ है। रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए, हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। वीडियो बना रहे, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते, कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते। हमने तमाम मेहमानों का तारुफ आपको कराया। केपी सिंह सिविल इंजीनियर, आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये दोनों हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। पहले उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे ताज़ा अपडेट ले लेंगे। रतीश, इस वक्त सबसे ताज़ा अपडेट रेस्क्यू से जुड़ा हुआ आपके पास क्या है? बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा दें। रेस्क्यू का एक फेज़ खत्म हो चुका है, दूसरे फेज़ का काम चालू है। आपको दिखा दें जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। पहले फेज़ में जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने काम किया है। बारिश होना शुरू हो गई है और उसके तहत 16 लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिनमें से 14 सुरक्षित हैं, लेकिन 2 लोगों की दुखद यहाँ पर मौत हो गई है। उसके बाद अब जो काम हो रहा है, जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, उसका दूसरा फेज़ है जिसको तभी शुरू किया जाता है जब इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं होती है कि कोई व्यक्ति फंसा है तो कहाँ पर फंसा होगा। 16 लोगों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद उनको यहाँ से निकाला गया, लेकिन 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। अब जेसीबी को हम देख रहे हैं, लगातार कंपन हो रहा है क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्लैब्स हैं उनको सीधे तौर पर तोड़ा जा रहा है और मलबे के रूप में हटाने की कोशिश की जा रही है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, जो एलडीए वीसी हैं, जो जिलाधिकारी सुरपाल गंगवार हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपने देखरेख में ही ये जो तोड़ फोड़ का काम हो रहा है, जो रेस्क्यू का काम आगे सेकेंड फेज़ का है, वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। रतीश, क्या अभी भी कोई अंदर दबा हुआ है? एक महत्वपूर्ण बात बताएं दर्शकों को ठोस। साफ तौर पर राजेंद्र, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। क्या अभी भी इस मलबे के भीतर कोई दबा हुआ है? इसकी कोई पुख्ता जानकारी वहां पर रेस्क्यू कर रहे लोगों के पास? देखिए, जिलाधिकारी अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन और इनपुट उनके पास था वो 16 लोगों का था जिनको निकाल लिया गया है। एक बार कोशिश कर लेते हैं कि जिलाधिकारी साहब से बात कर लें। सुरपाल जी, जिलाधिकारी साहब प्लीज़ एक सेकंड। इन्फॉर्मेशन सर, अपडेट की अगर बात की जाए तो क्या अपडेट है? क्या अभी भी कोई फंसा हुआ है अंदर? जितनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी उसके हिसाब से 14 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। अभी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब जनरल सर्च एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है कि कहीं अगर कोई दबा हुआ होगा तो उसको सर्च करना है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम से नहीं शुरू किया गया और कुछ तमाम लोग। आप कब से यहाँ पर हैं? आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? जिन्होंने सवाल उठाया उस पर आप नहीं, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने जो देखा है वो बताइए। आप कमेटी जो गठित की गई है वो उस किस तरह से आगे काम करेगी? जो कमेटी इस मामले की जांच करेगी? हाँ, कमेटी का गठन हुआ है, अब वो अपना काम शुरू करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के सेकंड फेज को हम मान लें, सेकंड फेज चल रहा है। हाँ, अब ये जनरल सर्च ऑपरेशन है। ठीक है रतीश, आ गई बात। कितनी देर तक जिलाधिकारी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से उनकी टीम की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने अपनी मां और पत्नी को दुखद रूप से खोया है, उनकी पीड़ा हमने देखी, उनका आरोप भी हमने आपको दिखाया। वो साफ कह रहे हैं कि अधिकारी वहां पर फोटो खिंचवा रहे थे और उन्होंने जहां पर ड्रिल करने के लिए कहा वहां पर ड्रिल नहीं किया गया, ठीक से रेस्क्यू नहीं किया गया। तो हम इस पर बात करेंगे और इस पर जो है और विस्तार से बात को समझेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सिविल इंजीनियर केपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केपी सिंह साहब, ऐसा हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि लखनऊ के दिल हजरतगंज में एक इमारत अवैध रूप से बन गई, उसको गिराने का आदेश 2010 में हुआ और वो नहीं गिराई गई, जबकि 2 बार उसका नक्शा भी रद्द किया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका सीधा अर्थ ही हो रहा होगा कि जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे होंगे और जो कार्रवाई करनी चाहिए उसको समय पर नहीं उनके द्वारा हो पाया।
और इसमें निश्चित रूप से कुछ न हिला हवाली हम बोल सकते हैं इसको। बिना हिला हवाली का तो कोई मतलब जो प्रशासन इतना मजबूत होता है तो उसके सामने तो कोई भी उसको टिक नहीं पाएगा। हमारे दर्शक स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं किसकी अधिकारियों के, बिल्कुल अधिकारियों के हवाले हो गया। किस डिपार्टमेंट हो गया? एलडीए के अधिकारियों की और एलडीए के इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल वही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब उनको गिराने का आदेश हो गया तो कहीं तो उसको क्यों रोक रहे हैं? उनको भी बिल्कुल उसी दिन, क्योंकि जब उनको मालूम है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरली सही नहीं है तो उसको एक दिन भी उसको खड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अभी वर्तमान में शासन में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आगे आपकी बात सिंह साहब, अभी वापस आते हैं आपके पास और विस्तार समझेंगे। लेकिन दुबे साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुबे साहब, आपकी पार्टी शासन में है और दूसरी बार शासन में आई है। 2010 में इस बिल्डिंग को ढहाने के आदेश थे, हम खबर दिखा रहे हैं। 2 बार नक्शा निरस्त हुआ, उसके बाद ये बिल्डिंग खड़ी रही और खुद ढह गई। नौबत यहां तक आई कि ये बिल्डिंग खुद ढह गई और उसमें जो कुछ हुआ है हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो नुकसान हुआ है, जो जाने गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? और आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे अगर खोजे जाएं तो? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की थी। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जितने भी लोग उस मलबे में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इस पर हमने काफी हद तक कामयाबी पाई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम 2 जिंदगियां नहीं बचा पाए और उसका हमें बहुत अफसोस है। एक चीज। दूसरी चीज, इस बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके जो बेटे हैं और उनके भतीजे, उनके खिलाफ भी मतलब जांच चल रही है। उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है। यजदान बिल्डर जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था, उनके खिलाफ भी चल रहा है और आदेश दिया गया है कि जितनी भी बिल्डिंगें यजदान बिल्डर ने बनाई है उन सबकी जांच हो और जो भी अवैध पाई जाए या जिसमें भी घटिया निर्माण हुआ हो, जो खराब मटेरियल हो, उनको जो है ध्वस्त किया जाए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही हमारी ही सरकार में यजदान बिल्डर की एक इमारत के ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया था। ये इमारत बनी थी 2016 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस समय से ये बननी शुरू हुई। उसको गिराने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि तमाम अवैध इमारतें जो गुंडों ने, माफियाओं ने या अन्य भूमाफियाओं ने बनाई या नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया, उसको हम गिराने का काम कर रहे हैं, उसको हम ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी अवैध इमारत लखनऊ में ही नहीं कहीं भी होगी, सरकार उसको चिन्हित करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको गिराया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस तरह की घटनाओं में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने पूरा प्रयास किया, वहां एक जिंदगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ नहीं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उस पर उस व्यक्ति ने सवाल उठाए हैं जो कि विरोध पक्ष के प्रवक्ता होने के साथ साथ उन्होंने नुकसान झेला है। उनकी मां और उनकी पत्नी का दुखद निधन हुआ है। वो ये कह रहे हैं दुबे साहब कि रेस्क्यू ठीक से नहीं किया गया, अधिकारी और रेस्क्यू टीमें वो गंभीरता नहीं दिखा रही थी। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। क्रोध में, दुख में, गुस्से में, आप जो भी कह लीजिए, उनकी माँ और पत्नी का निधन हुआ है। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। जो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी का पक्ष सुन लीजिए। मनोज यादव साहब जुड़े हुए हैं, वो जरूर इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। यादव जी, चर्चा में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? आप ये कह रहे हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है रेस्क्यू के काम में। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और बिल्डिंग पुरानी थी। कितनी पुरानी थी ये सरकार को बताना पड़ेगा कि कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग बनी थी और इसमें क्या नक्शा पास था, क्या नहीं पास था और मौजूदा स्थिति में बिल्डिंग की क्या स्थिति, ये भी एलडीए को बताना पड़ेगा। क्योंकि ये सब की जिम्मेदारी, जितना भी एलडीए के अंतर्गत आता है उसकी जिम्मेदारी एलडीए की है। क्या मानचित्र पास होके बना है, क्या फेल होके बना, ये भी एलडीए की जिम्मेदारी है। आपने ठेकेदार पे, समाजवादी पार्टी पे मुकदमा दर्ज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे धंसता है और उसमें पूरी कार समा जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आपका ये मुकदमेबाजी वाला स्टंट कहाँ छूमंतर हो जाता है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
किस कंपनी पे आपने मुकदमा दर्ज किया, ये बात आपके और आपके मुख्यमंत्री कोई बताता ही नहीं है। जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे धंसता है तो आपने किस पे FIR किया था? ये आपको सांप सूंघ जाने वाली बीमारी हो जाती है। ये जो आप हर अपनी, एक सेकंड राजेंद्र जी एक लाइन और बोल दूं फिर आप सवाल पूछे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष का टेस्ट क्यों कर देते हैं बार बार भाई बीच में? आप कहिए ना आपके अधिकारी लापरवाह हैं, आप कहिए आपके अधिकारी भ्रष्टाचार है, वो नहीं काम कर रहे, आप उसमें समाजवादी पार्टी का तड़का लगा के बचने का प्रयास मत करिए। आप भ्रष्ट सरकार बैठे इस वक्त, इस वजह से स्थित हुई है। मैं आनंद दुबे जी आपको रिस्पॉन्ड करें उससे पहले एक अपडेट दे दूं मैं मनोज जी, और ये आपके लिए भी जरूरी है और हमारे सारे दर्शकों के लिए भी जरूरी है। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हादसे से कुछ देर पहले तक अपार्टमेंट में ही मौजूद थे समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंसूर। सपा विधायक शाहिद मंसूर की मौजूदगी में वहां बेसमेंट में खुदाई का काम हो रहा था और कल शाम को दिल्ली रवाना हो गए थे शाहिद मंसूर। सपा विधायक शाहिद मंसूर की लोकेशन दिल्ली में मिली और इस हादसे से थोड़ी देर पहले तक वहीं पर मौजूद थे उसी बिल्डिंग में, और उनकी मौजूदगी में बेसमेंट में काम चल रहा था निर्माण का। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि 3 दिन से वहां पर पानी का रिसाव भी हो रहा था और उसके बाद ये हादसा हुआ, लेकिन तब तक शाहिद मंसूर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है मनोज जी, मैं इसलिए भी रख रहा हूं, और जो आपने सवाल उठाया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाला, जरूर उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो अपडेट है कि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के, जिनके बेटे और भतीजे की तफ्तीश चल रही है, FIR दर्ज हुई है, वो तो एक तरफ है, लेकिन वो खुद भी वहां पर थे और वो तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं मनोज जी, वो मंत्री भी रहे हैं, देखिए मैं शासन में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सरकार के सामने इनका कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर वहां बेसमेंट का काम हो रहा था तो LDA से पास हुआ था अथवा नहीं हुआ था? LDA की देखरेख में एक 4-5 मंजिला इमारत में कैसे बेसमेंट खोदा जा रहा था, ये बताना पड़ेगा LDA को। LDA के अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि वो किसके आदेश पे काम वहां चल रहा था। क्या मतलब लखनऊ में जंगल राज है क्या? जहां पाए वहां पे आप बेसमेंट खोद लोगे, आप जहां चाहोगे वहां निर्माण कर लोगे? ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब सरकार के अंदर बैठे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का LDA का जो कैसे करना चाहिए। LDA जो है इस तरह के लोगों के साथ हैंड इन ग्लव्स दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। जवाब ले ली। और बिल्कुल, और आनंद दुबे जी आप ही के जवाब का वक्त है, लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का भी है। बहुत विस्तार में जवाब लेना है क्योंकि ये 2010 से गिराने के आदेश थे और वर्तमान शासन आपका ही है, तो आनंद दुबे जी की बात सुनेंगे। सवाल ही है कि और कितनी मौत की इमारतें हैं, और ये जो मौतें हुई हैं, ये जो हादसा हुआ, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार बने क्यों रहे इतने सालों तक? आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं और उन्हीं से जवाब लेने का वक्त है। दुबे साहब, बहुत स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, शासन आपका ही है। ये इमारत जिसको 2010 में गिराने का आदेश था, आप चाहे किसी को कुछ भी कहते रहिए, 2017 से तो आप शासन में हैं, 2017 से 2023 आ गया सर। देखिए, यजदान बिल्डर की इससे पहले जो संपत्ति थी उसको गिराने का काम हुआ है। इसमें किस तरह का आदेश था? अगर कोई लापरवाही होगी तो जिन्होंने लापरवाही की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एक विषय। दूसरी चीज, अभी मनोज जी कह रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसे गुंडा समझता हूं वही उनका निकलता है, और हर अपराधी से समाजवादी का कुछ रिश्ता निकलता है। यहाँ बिल्डिंग गिर रही है, किसका नाम आया? समाजवादी पार्टी के विधायक। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड से कितने लोग मरे, उसमें कौन है जेल के अंदर? समाजवादी पार्टी का विधायक। जहां फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड बनाने के चक्कर में कौन है जेल के अंदर? समाजवादी पार्टी का विधायक। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी हादसा हुआ है, अभी हम इसी पर फोकस रहे, अभी हम दुबे साहब इसी पर फोकस रहे। आपको नहीं लगता दुबे साहब, एक सेकंड, दुबे साहब आपको नहीं लगता? मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। बहुत तकलीफ का वक्त है। LDA के ये भ्रष्ट लोग कैसे बने रहते हैं? चलता है, सपा को तकलीफ होती है, अतीक अहमद के बुलडोजर चलता है, समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है। मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं दुबे साहब, समय कम है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं और मेरे ऐसा सामान्य आदमी जानना चाहता है कि ऐसे भ्रष्ट लोग सिस्टम में बने कैसे रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, 2010 में जिसको गिराने का आदेश था वो बिल्डिंग 2023 में खुद गिर जाती है। देखिए, ऐसी तमाम बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ। सुन लीजिए, अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं किसी ने इसको सह दिया है, किसी की भी गलती है, वो चाहे LDA का अधिकारी हो,
चाहे वो सरकार में कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो सलाखों के अंदर होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रथम है और जो भी भ्रष्टाचारी है उसकी एक ही जगह है, वो जेल के अंदर है। चाहे वो हमारे दल का हो या हमारी सरकार में शामिल हो या प्रशासन के किसी अंग में बैठा हुआ हो। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कार्य करते हैं कि अपने शासनकाल में पूरे प्रदेश में अवैध निर्माणों का अंबार लगा दें, और आज उनको सरकार लगातार गिरा रही है। और जो मैंने बताया, पूछिए इनसे क्या अवैध शराब। यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत समय कम है। देखिए, मैं राजेंद्र जी, मैं अनर्गल बात करना पे विश्वास नहीं करता। एलडीए के वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी। इंद्रमणि त्रिपाठी इसी गोमती नगर विस्तार में, मैंने खुद कई बार चैनल पे आवाज उठाई, वो सहारा शहर के बगल में सृजन विहार में अवैध बना रहे थे। उनकी बिल्डिंग सीज हुई तब जब विपक्ष ने और मीडिया ने आवाज उठाई। जिस एलडीए का वीसी ही जिसकी बिल्डिंग सीज कर दी गई हो, उस कारण से तो आप समझ सकते हो कि पूरे लखनऊ में किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आज तक इंद्रमणि त्रिपाठी को बीजेपी की सरकार ने हटाने का काम नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या रीजन है, किस रीजन से आप इंद्रमणि त्रिपाठी को हटा रहे हो? समय कम है, अधिकारियों को क्यों आप बंटा रहे हो? जवाब जेल में है या नहीं? मैं इंद्रमणि त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ, वीसी लखनऊ की। अब अनावश्यक बातें मत करिए। बहुत सारा बात गिनाया, कहाँ है? सृजन विहार में उनकी कौन सी बिल्डिंग सीज की गई है? मनोज यादव ने आवाज उठाई थी। मनोज यादव ने आवाज उठाई थी। साहिबान, इतना ही वक्त था। दुबे साहब, यादव जी, सिंह साहब, इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आम आदमी तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकता है कि ऐसे गैर कानूनी काम न हो, ऐसी अवैध इमारतें न खड़ी रहें और आगे ऐसे हादसे न हो। ये सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उत्तर मध्य प्रदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।